एलियंस हमारे बीच कंटेंट हो तो भाई ऐसा। हमने अंतरिक्ष में दूर दूर तक झांका, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने अपने ही महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है। यानी 95% गहराइयों में अब भी अनगिनत राज छिपे हैं। और जब हमने इतनी कम खोजबीन में ही अजीबोगरीब जीव देख लिए, तो सोचिए बाकी समंदर में क्या क्या छिपा हो सकता है। उदाहरण के लिए आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे जीव से जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह इस धरती का ही हिस्सा है। यह है लायंस मेन जेलीफिश, जो अपनी विशालकाय टेंटेकल्स की वजह से धरती का सबसे लंबा जीव मानी जाती है। इसकी कुछ टेंटेकल्स 100 फीट लंबी हो सकती हैं, यानी यह ब्लू व्हेल से भी बड़ी हो सकती है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगा कि लायंस मेन जेलीफिश ही सबसे लंबी है, तो जरा जायंट साइफनोफोर के बारे में सुनिए। ये रहस्यमयी जीव अब तक का सबसे लंबा समुद्री जीव माना जाता है, जिसकी लंबाई 130 फीट तक दर्ज की गई है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव मौजूद हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगर आपको समुद्र की गहराइयों में दिलचस्पी है तो विज्ञान मित्र को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपको पता है कि नासा ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया था जिससे यह पता चल सकता था कि धरती पर जीवन कहां से आया है। इस मिशन को 4 अरब साल पुराने बेनू नामक एस्टेरॉयड पर भेजा गया था। 2016 में लॉन्च होने के बाद यह मिशन 2018 में बेनू तक पहुंचा। फिर अक्टूबर 2020 में इस स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल इकट्ठा किया और 2023 में धरती पर पहुंचा। और अब इसका पहला टेस्ट रिजल्ट आ गया है। वैज्ञानिकों को इसमें 14 प्रकार के अमीनो एसिड मिले हैं जो पृथ्वी पर प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही इसमें डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए सभी 5 न्यूक्लियोबेस भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो नमकीन पानी के सूखने से बनते हैं, जिससे पता चलता है कि बेनू की पेरेंट बॉडी कभी पानी से भरपूर रही होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें मैग्नीशियम, सोडियम फॉस्फेट जैसे दुर्लभ खनिज मिले हैं जो आज तक किसी भी एस्टेरॉयड में नहीं पाए गए थे। यह संकेत देता है कि शायद कभी बेनू जैसा ही कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया होगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन आया। और शायद यह किसी और ग्रह से भी टकराया हो, तो क्या हमारे जैसे लोग किसी और ग्रह पर भी रह रहे होंगे? आपका क्या ख्याल है? जरा एक बार सोच के देखिए, आप अलग अलग प्लैनेट्स पर कितना ऊंचा जंप कर सकते हो। सबसे पहले धरती पर आप औसतन 0.45 मीटर तक जंप कर सकते हो, लेकिन हमारे सूरज पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी कि वहाँ पर जंप करना तो दूर, एक इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। जुपिटर पर 0.17 मीटर, नेपटून पर 0.39 मीटर और वीनस पर भी इसी के आसपास होगी। मंगल ग्रह पर 1.18 मीटर और हमारे चंद्रमा पर 2.72 मीटर तक जंप करना आसान है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लूटो पर एक जंप से आप 7 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। और मिरिंडा नहीं, वो वाला नहीं, जो कि यूरेनस का एक मून है, वहाँ एक जंप आपको 57 मीटर तक ऊपर ले जा सकती है। लेकिन अगर आप फोबोस, जो कि मंगल का एक मून है, उस पर जंप करोगे तो सोच समझ कर करना, क्योंकि वहाँ जंप करने पर आप सीधा स्पेस में भटक ही जाओगे। ऐसी जानकारी डेली पाने के लिए विज्ञान मित्र को सब्सक्राइब कर लें। ये रूसी अंडरग्राउंड सबमरीन जमीन के अंदर ड्रिलिंग करते हुए दुश्मन देश के भीतर तक पहुंच सकती थी। आमतौर पर एक टनल बोरिंग मशीन 6000 टन भारी होती है और 40 मीटर का छेद करने में 24 घंटे लगते हैं। लेकिन यह न्यूक्लियर सबमरीन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन में छेद कर सकती थी। इसके आगे एक बेहद शक्तिशाली ड्रिल बिट लगा था जो 1000 आरपीएम की गति से घूमता था। इसके अंदर 15 सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी, जिसमें टॉयलेट, किचन और स्लीपिंग अपार्टमेंट भी शामिल थे। क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलती थी, इसे ईंधन की कोई कमी नहीं थी और यह बिना रुके किसी भी देश को आर पार करने की क्षमता रखती थी। लेकिन दूसरी टेस्टिंग के दौरान इसके न्यूक्लियर रिएक्टर का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और धमाका हो गया, जिससे सोवियत यूनियन ने यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। इमेजिन करिए एक रात आपकी डेथ हो जाए और आपके ब्रेन को निकाल कर किसी हार्ड ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाए। अब आप फिजिकल बॉडी से डिजिटल बॉडी बन गए हो और आपकी उस लाइफ की सारी यादें और एक्सपीरियंसेस अब डिजिटली जिंदा हैं। आपके डिसीजंस वैसे ही हैं जैसे पहले फिजिकल बॉडी में हुआ करते थे। ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी के काफी करीब है। इसे माइंड अपलोडिंग या डिजिटल इमोर्टैलिटी भी कहते हैं। 2005 में न्यूरोसाइंटिस्ट हेनरी मकरम ने ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद ह्यूमन ब्रेन को डिटेल में समझकर उसके हर न्यूरॉन और सिनेप्स को डिजिटली कॉपी या रेप्लिकेट कर वर्चुअल ब्रेन बनाना था। आसान भाषा में आपके ब्रेन की एक वर्चुअल कॉपी तैयार
तैयार करना जो बिल्कुल आपकी तरह सोचती, समझती और रिएक्ट करती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सच में अमर हो सकते हैं? थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, पर सबसे बड़ा चैलेंज है कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना। साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कॉन्शियसनेस असल में क्या है। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स न्यूरल इंटरेक्शन का नतीजा है, तो अगर हम इसे एग्जैक्टली कॉपी कर लें तो शायद कॉन्शियसनेस को अटेंड कर पाएंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है, अगर आपका ब्रेन और कॉन्शियसनेस डिजिटली ट्रांसफर हो गया तो असली आप कौन होंगे, डिजिटल वाला या फिजिकल वाला? कमेंट करिए। इसको देखकर बिल्कुल मजा ही आ जाता है।